नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में जो कि सफिशिएंसी ऑफ डिस्क्लोज़र के ऊपर आधारित है, आपका स्वागत है। दोस्तों, जब हमारे पास किसी पेटेंट इन्वेंशन के बाद फाइलिंग के बाद में फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट, जिसे FER भी कहते हैं, प्राप्त होती है, तो उसमें कई बार एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्शन उठाई जाती है जिसको कहते हैं सफिशिएंसी ऑफ डिस्क्लोज़र। और ये ऑब्जेक्शन लगभग हर मैकेनिकल इन्वेंशन में और कई बार सॉफ्टवेयर तथा अदर डोमेन्स में भी देखने को मिलती है। दोस्तों, पेटेंट लॉ में एक बहुत फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होती है। आपको अपनी इन्वेंशन को इस तरह से डिस्क्राइब करना होता है कि एक पर्सन स्किल इन द आर्ट उसे बिना किसी अनड्यू एक्सपेरिमेंट के बना सके। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि वही ऑब्जेक्शन आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है और एग्जामिनर साहब ने उसमें लिखा है कि द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डज नॉट फुल्ली एंड पर्टिकुलरली डिस्क्राइब द इन्वेंशन। यानी ये कंट्रोलर साहब का मानना है कि आपकी स्पेसिफिकेशन इतनी डिटेल्ड नहीं है कि कोई स्किल्ड पर्सन उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सके। अब उन्होंने इसमें एक स्पेसिफिक एग्जांपल भी दिया है कि इट इज़ अनक्लियर हाउ द क्लेम्ड रिड्यूस्ड सबनेल गैप इज़ फिजिकली रियलाइज्ड। ये जो रिड्यूस्ड सबनेल गैप है, ये बेसिकली इन्वेंशन एक नेल कटर के ऊपर आधारित है और वो एक ऐसे पेशेंट की स्किन को बचाने के हिसाब से कटिंग करता है कि वो जो स्किन नेल के नीचे बढ़ी हुई स्किन होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक फीचर क्लेम कर लिया और लिखा कि रिड्यूस्ड सबनेल गैप, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ये गैप कैसे कंट्रोल होगा, किस मैकेनिज्म से अचीव होगा और स्ट्रक्चर क्या है। अक्सर एप्लीकेंट ये सोचता है दोस्तों कि मैंने कंसेप्ट बता दिया है, बाकी समझ में आ जाएगा, लेकिन पेटेंट लॉ में कंसेप्ट सफिशिएंट नहीं है, एग्जीक्यूशन डिटेल ज़रूरी होता है। आगे एग्जामिनर ने जो अपनी एग्जामिनेशन रिपोर्ट दी कंट्रोलर के माध्यम से जो हमें मिलती है, तो उसने कहा कि प्रोवाइड डिटेल्स लाइक ब्लेड अरेंजमेंट बताओ, गैप लिमिटिंग कंपोनेंट्स बताओ, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म बताओ। तो ऐसा नहीं है कि एप्लीकेंट ने ये सब चीज़ें नहीं दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाती है जानबूझ करके, जिससे कि उसके रिप्लाई से चीज़ें और क्लियर हों और ज़्यादा इनेबलमेंट बने, इसलिए ऑब्जेक्शंस डाली जाती हैं। यानी कंट्रोलर ये देखना चाहते हैं कि इन्वेंशन वास्तव में काम कैसे करती है। तो अब अगर इस नेल कटर इन्वेंशन से जोड़कर हम इसे समझें तो इसमें इन्वेंशन के अंदर जो रिपोर्ट में शब्द यूज़ हुए हैं रिड्यूस्ड सबनेल गैप, ये ऐसे नेल्स के लिए है। तो ये अगर आप नहीं बताएंगे कि उस सबनेल गैप वाली सिचुएशन में ये सेफली कैसे काम करेगा, तो डिस्क्लोजर इनसफिशिएंट ही माना जाएगा। दोस्तों, यहाँ स्किल्ड पर्सन कौन है? तो इस एप्लीकेशन में मैकेनिकल डिज़ाइनर या टूल मैन्युफैक्चरर जो नेल कटर बनाना जानता है, अगर वो इसके ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन को पढ़कर ये बात ही ना समझ पाए कि इसका ड्यूअल लीवर सिस्टम कैसे काम करेगा या इसमें जो लोअर जॉ है वो कैसे मूव करेगा, तो इन्वेंशन उसे इनेबल कर ही नहीं पाएगी, वो बना ही नहीं पाएगा। और यहाँ रिड्यूस्ड सबनेल गैप का मतलब आप ये ना समझें कि डिवाइस के अंदर कोई गैप है, नेल कटर में कोई गैप है। नहीं, नेल कटर में नहीं है, बल्कि ये उसे यूज़ करने वाले के फिंगर में मौजूद कंडीशन है, जहाँ नेल और उसके नीचे की स्किन के पीछे स्पेस बहुत कम हो जाता है। तो इन्वेंशन इस कंडीशन को सॉल्व करती है, लेकिन एग्जामिनर यही पूछ रहे हैं कि आपने इस कंडीशन को हैंडल करने का मैकेनिज्म कहाँ बताया है। तो अगर हम डिस्क्लोजर में खाली ये लिख दें कि माई नेल कटर एंश्योर सेफ ट्रिमिंग, तो ये तो एक रिज़ल्ट हो गया। सेफ ट्रिमिंग तो एक रिज़ल्ट है, परिणाम है। लेकिन जब एप्लीकेंट ये एक्सप्लेन करता है कि सेकेंडरी लीवर लोअर आर्म लोअर जॉ को अपवर्ड मूव कर रहा है जिससे कि कटिंग सेंटर से शुरू होगी, तो ये मैकेनिज्म हो गया और एग्जामिनर यही देखना चाहता है। तो इस इन्वेंशन में ब्लेड अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ? अगर ब्लेड अरेंजमेंट आप लिख रहे हो तो आपको उसकी जगह पे ये लिखना चाहिए कि अपर जॉ और लोअर जॉ की पोजीशनिंग क्या है, कौन सा ब्लेड पहले कांटेक्ट करेगा, फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। अगर ये बातें क्लियर नहीं होंगी तो स्किल्ड पर्सन कटर को बना ही नहीं पाएगा, उसको पढ़ के कैसे बनाएगा। तो एग्जामिनर ने उसमें पूछा है कि गैप लिमिटिंग मैकेनिज्म क्या होता है। तो ध्यान दीजिए कि एडजस्टेबल गैप मैकेनिज्म एक्चुअली डिस्क्लोज शायद नहीं किया गया है इस एप्लीकेशन में। तो इन्वेंशन का फोकस है स्किन गार्ड बेस प्लेट और लोअर जॉ मूव करता है, ये बात एप्लीकेशन में लिखी गई है। अब अगर रिप्लाई देने में कोई नया गैप एडजस्टमेंट सिस्टम एप्लीकेंट इंट्रोड्यूस कर दे तो क्या वो तो एक नया फीचर हो गया। तो ओरिजिनल के अंदर तो वो फीचर था नहीं।
अब आपने एक नया फीचर जोड़ दिया उसको अप्लाई करने के चक्कर में। तो अगर कोई मैन्युफैक्चरर इसके ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन को पढ़ के ये न समझ पाए कि लोअर लीवर आर्म कब यूज़ करना है और फ्लिप्ड पोजीशन में कटिंग कैसे होगी, तो ये इन्वेंशन उसे इनेबल नहीं कर पाएगी। आपका आइडिया बहुत अच्छा है। तो बेस्ट मोड क्या होता है दोस्तों, अब ये जान लेते हैं। इसमें बेस्ट मोड वर्ड आया है कि ड्यूअल लीवर सिस्टम है और उसमें मिला दिया स्किन गार्ड बेस प्लेट और एक एर्गोनॉमिक ग्रिप लगा दी। तो अगर ये कॉम्बिनेशन मुझे बेस्ट लग रहा है तो मुझे इसे क्लियरली डिस्क्लोज भी करना होगा, मैं इसे छुपा नहीं सकता। तो अगर मेरी ड्राइंग में ये तीनों चीज़ें नहीं है, लीवर आर्म नहीं है, जॉज नहीं है और स्किन गार्ड नहीं है, और उनकी प्रॉपर्ली नंबरिंग करके मैंने उनको एक्सप्लेन नहीं किया है। जैसे लीवर आर्म है तो उसका 2 लीवर आर्म है तो 10A 10B नाम दे दिया, 2 जबड़े हैं तो उनका नाम 20A 20B रख दिया, स्किन गार्ड है उसका नाम 30 रख दिया। तो इस तरह से जो फीचर ऑफ इन्वेंशन होते हैं उनकी ब्रैकेट में नंबरिंग करने का ट्रेंड है, और अगर आप नहीं करेंगे तो ऑब्जेक्शन में ये बात आएगी। तो मेरी जो इसमें एडवाइस है, तो एक बात बहुत क्लियरली सीखी जा सकती है कि अगर आप केवल प्रॉब्लम और रिजल्ट बताते हो तो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि इन्वेंशन वास्तव में काम कैसे करेगी। अब दूसरा ऑब्जेक्शन आया, इसी में देखिए आप, बेस्ट मेथड आपको नज़र आ रहा होगा, बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग द इन्वेंशन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपके पास कोई बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है, बेस्ट एम्बॉडीमेंट है। बेस्ट एम्बॉडीमेंट का मतलब जैसे भगवान राम के अनेक अवतार हुए है ना, विष्णु जी हैं, कृष्ण जी हैं, भगवान राम स्वयं हैं। तो अवतार का मतलब उसका रूप, इन्वेंशन का, इन्वेंशन अलग अलग रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो बेस्ट एम्बॉडीमेंट जो सबसे बढ़िया उसको उसकी कार्रवाई है, उसको करने का जो तरीका है, उसकी शक्ल है, शेप है, कॉन्फ़िगरेशन है, तो बेस्ट एम्बॉडीमेंट उसे छुपाना नहीं है, उसे क्लियरली डिस्क्लोज करना है। अक्सर एप्लीकेंट ये सोचता है कि मैं बेस्ट तरीका नहीं बताऊंगा क्योंकि कॉम्पिटिटर कॉपी कर लेगा। ये आदत होती है ना कि बेस्ट नहीं बताएंगे, उसमें डिस्क्लोजर के अंदर टेबल में पता लगा एक कॉलम छुपा दिया या कहीं गड़बड़ कर दी। तो ये प्रवृत्ति बहुत गलत है, और पेटेंट लॉ कहता है अगर आपने बेस्ट मोड डिस्क्लोज नहीं किया तो आपका पेटेंट वीक हो जाएगा और अपोजिशन जो है उसे चैलेंज करेगा, तो बाद में दिक्कत आएगी। ये बात रिपोर्ट के अंदर लिख दी गई है कि आपको सेक्शन 25 का चैलेंज बाद में मिल सकता है, ग्रांट होने के बाद में लिखी हुई है ये बात, आप पढ़ सकते हैं। तो अगर इन्वेंशन एग्जाम्पल मैकेनिकल, क्योंकि मैकेनिकल की इन्वेंशन दिखती है, प्रॉपर ड्राइंग्स होनी चाहिए, कंपोनेंट्स नंबर्ड होने चाहिए, डिस्क्रिप्शन में रेफरेंस न्यूमरल होने चाहिए। अब ये सुनने में तो बहुत बातें बेसिक लगती हैं, लेकिन अगर ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट ना की जाएँ तो बहुत सारी एप्लीकेशन फेल होने के कगार पे भी पहुंच जाती हैं। तो अंत में एग्जामिनेशन रिपोर्ट में लिखा है द डिस्क्रिप्शन मस्ट इनेबल द एंटायर इन्वेंशन, और ये वार्निंग दे दी गई है कि अगर ये डेफिशिएंसी नहीं हटी तो बाद में सेक्शन 25G अपोजिशन का ग्राउंड बन सकती है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि पेटेंट ऑफिस सपोर्ट करता है, पेटेंट ऑफिस आपको हराने के लिए नहीं बैठा है। पेटेंट ऑफिस आपको, आपकी इन्वेंशन को इतना स्ट्रांग बनाता है, ये बार बार चुनौतियाँ देके और उनसे आप बाधाओं को पार करके अगर आपकी इन्वेंशन सच्ची है तो वो उसको फाइन ट्यूनिंग करता है। यू गेटिंग माई पॉइंट, कि अगर आप टेलीविज़न के आगे कोई चैनल के अंदर साफ़ सुथरी पिक्चर नहीं आ रही है तो आप उसको रिमोट से फाइन ट्यून करते हो। यही बात में जो कंट्रोलर से जो हियरिंग होती है, एग्जामिनेशन होती है, उससे बेस्ट इन्वेंशन निकालने की पेटेंट ऑफिस कोशिश करता है। जब आप FER का रिप्लाई लिखते हो तो आप जनरली ये करने की कोशिश करते हो, क्या करते हो आप, कि इन्वेंशन को और ज़्यादा क्लैरिफाई करोगे, मिसिंग डिटेल जोड़ जोड़ के बताओगे, मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने लगोगे और क्लेम्स को और बढ़िया बनाने की कोशिश करते हो। तो भाई अपने आप से आपको पूछना चाहिए कि क्या ये डिटेल मैंने ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन में लिखे थे। अगर जवाब नहीं है तो ध्यान रखिए आप उस डिटेल को ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सेक्शन 59 आपको रोकता है। तो सेक्शन 59 की लिमिटेशन आनी ही आनी है दोस्तों। सेक्शन 59 के ऊपर मैंने एक अलग से 20 मिनट का डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसको अवश्य देखिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।